हे हाय एवरीवन, दिस अमन द्विवेदी। तो आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है प्रोजेक्टाइल मोशन। इसके पहले हमने मोशन इन स्ट्रेट लाइन पे चर्चा की थी। आज हम अपना नया टॉपिक प्रोजेक्टाइल मोशन स्टार्ट कर रहे हैं और सबसे पहले हम समझेंगे भैया प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है। सबसे पहले हमें समझना है प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है। तो यार अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जब पैराबोलिक पाथ पे मोशन करता है तो उस ऑब्जेक्ट के मोशन को ही हम प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। अच्छा, जब कोई भी ऑब्जेक्ट किस पाथ पे, पैराबोलिक पाथ पे मोशन करता है तो उस ऑब्जेक्ट के मोशन को हम प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। अब कोई भी ऑब्जेक्ट पैराबोलिक पाथ पे कब मोशन करेगा? कोई भी ऑब्जेक्ट पैराबोलिक पाथ पे तभी मोशन कर सकता है जब उसका क्या हो, एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होगा, इसका सिंपल मतलब ये है कि वो ऑब्जेक्ट क्या है, पैराबोलिक पाथ पे मोशन नहीं कर पाएगा। भैया अभी हमने प्रीवियस चैप्टर में एक बात पढ़ा था कि जब आप एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो तो स्ट्रेट लाइन भी मोशन होता है। तो हम कैसे समझ पाएंगे कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो ऑब्जेक्ट का मोशन पैराबोलिक है या स्ट्रेट लाइन है? इस चीज को हम कैसे समझेंगे? तो इस चीज को समझने के लिए आगे की लेक्चर्स को देखते हैं और वहां पे समझाते हैं हम आपको कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा तो कैसे हम डिफाइन करेंगे कि ऑब्जेक्ट का जो मोशन होगा वो स्ट्रेट लाइन मोशन होगा या प्रोजेक्टाइल मोशन होगा। तो चलिए, प्रोजेक्टाइल मोशन है बेसिकली चैप्टर का नाम, प्रोजेक्टाइल मोशन। होप यार आपको दिख रहा होगा प्रोजेक्टाइल मोशन। और हम इसमें चर्चा कर रहे हैं जब क्या हो, एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो तो हमें कौन सा पाथ मिलता है? तो हमें किसी भी ऑब्जेक्ट का दो टाइप का पाथ मिलता है। कौन सा? एक तो जो हम पढ़ चुके हैं स्ट्रेट लाइन, एक तो ऑब्जेक्ट का पाथ हमें कैसा मिलता है, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। और एक कैसा पाथ मिलता है हमें, पैराबोलिक। अभी धीरे धीरे इन सारी चीजों का प्रूफ भी हम आपको दिखाएंगे। ऐसा नहीं है सिर्फ हम आपको पढ़ा स्ट्रेट लाइन पाथ मिलता है इसका तो प्रूफ तुम ले चुके हो। मैंने कई सारे आपको मोशन इन 1D की प्रॉब्लम सॉल्व करवाई थी। अब मैंने बताया था कि कुछ ऐसी प्रॉब्लम थी जिसमें ऑब्जेक्ट रिवर्स आ रहा था, उसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट ही था। तब मैंने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग अलग करके पढ़ाई थी। तो पाथ रीडिंग इन स्ट्रेट लाइन मोशन में हमें अच्छे से पता है, लेकिन प्रोजेक्टाइल मोशन में हमें नहीं पता है। तो वेट करो, अभी प्रोजेक्टाइल मोशन आगे अच्छे से क्लियर कर देंगे हम तुम्हारा। तो लेकिन हमें ये बात समझनी होगी, जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट था तो स्ट्रेट लाइन पाथ कब कब बन रहा था? अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो स्ट्रेट लाइन पाथ तब बनेगा जब क्या होगा, सबसे पहली कंडीशन u = 0। u = 0 का मतलब है इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 0। ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट की जब इनिशियल वेलोसिटी 0 रहेगी और साथ ही साथ क्या होगा, एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट रहेगा, तब उस ऑब्जेक्ट का जो पाथ होगा कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। भैया एक एग्जांपल लेके आप बताइए। एग्जांपल लेके हम आपको बताते हैं, अगर मान लो एक कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड हो। अभी तो वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट आपने समझा नहीं है, बट चलो जो बच्चे 12th पढ़ चुके होंगे वो लेक्चर देख रहे होंगे, आई होप उन्हें ये चीज समझ में ज्यादा अच्छे से आ रही होगी। अगर एक कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड E हो, अगर एक कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड E हो और यहां पे कोई एक ऑब्जेक्ट, एक कोई चार्ज है, यहां पे कोई चार्ज Q है और उसका मास M है, उसका चार्ज Q है और मास M है। इसे क्या किया जाए, यहां पे रिलीज कर दिया जाता है। इनिशियली क्या किया जाता है, रिलीज कर दिया जाता है, रिलीज कर दिया जाता है। और हम क्या मानते हैं, हमें मानते हैं यहां पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कैसा है, डाउनवर्ड है। G जो है वो कैसा है, डाउनवर्ड है, हम ऐसा मानते हैं। ठीक है, और चार्ज के पे मास Q है और मास M है और चार्ज Q है, एक इलेक्ट्रिक चार्ज है। इसे क्या किया जाता है, इनिशियली रिलीज कर दिया जाता है। तो इसका पाथ कैसे होगा, इसका पाथ हम एनालिसिस करने के लिए देखो, अगर इनिशियली रिलीज किया गया है इसका मतलब इसका U इनिशियल क्या होगा, 0 होगा। इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 है। ओके, इस पे नेट एक्सेलरेशन किधर होगा, देखो QE फोर्स एक इधर लग रहा है, QE भैया E क्या है यहाँ पे, इमिसिविटी। E जो है इमिसिविटी है, नहीं यहाँ पे जो E है ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्लियर है बात, इमिसिविटी नहीं है। ठीक है, QE फोर्स इधर लगेगा चार्ज पे। अच्छा, mg फोर्स कैसा लगेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड, क्योंकि G नीचे है। अच्छा, तो इस केस में इस पे mg फोर्स कहां लग गया, नीचे, वर्टिकली डाउनवर्ड। अच्छा भैया,
अब नेट एक्सेलरेशन क्या हुआ इसका, नेट एक्सेलरेशन इसका जो आया वो कुछ ऐसा आया, ए नेट यहां पे कहीं आया। तो अगर ऑब्जेक्ट को क्यू चार्ज मास m वाले ऑब्जेक्ट को यहां से रिलीज कर दिया जाएगा और उसका ग्रेविटेशनल इफेक्ट भी रहेगा और इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी रहेगा, इस केस में जो ऑब्जेक्ट का मोशन होगा वो किधर होगा, ए नेट की डायरेक्शन में स्ट्रेट लाइन पाथ पे हो जाएगा। किसकी डायरेक्शन में, ए नेट की डायरेक्शन में। ए नेट की डायरेक्शन कहां है, इधर है, ठीक है। तो इस ऑब्जेक्ट का मोशन क्या होगा, ये क्या होगा, स्ट्रेट लाइन पाथ में ये पाथ फॉलो करेगा, ए पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल। क्या हो गए, पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल। ऐसे आगे आप कई सारी जगह पे जब आप मैग्नेटिज्म स्टार्ट करोगे वहां पे ऐसी कंडीशन आप देखोगे, ठीक है। तो कुल मिला के हमें समझना है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट की इनिशियल रफ्तार 0 है तो वो ऑब्जेक्ट और एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो उस ऑब्जेक्ट का पाथ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, पैराबोलिक नहीं होगा। क्लियर है ये बात। अच्छा, सेकेंड बात पे चलते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है, क्या है, पैरेलल टू, वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी पैरेलल है किसके, एक्सेलरेशन के, या हम बोले वेलोसिटी v इज पैरेलल टू a। किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर वेलोसिटी क्या होगी, पैरेलल होगी एक्सेलरेशन के, इस केस में पाथ कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन। अच्छा, वेलोसिटी पैरेलल होगी एक्सेलरेशन के, कैसे, ये बात बताइए सर। जैसे आप क्या कीजिए, एक बॉल लीजिए, अगर यहाँ पे हम मार्कर है तो इस पे जी कहाँ लग रहा है, नीचे लग रहा है, मतलब एक्सेलरेशन इस ऑब्जेक्ट का कहाँ है, नीचे है। हम क्या करते हैं, इसे नीचे फेंक देते हैं। अगर हम इसे नीचे तेज से फेंक दिए, वेलोसिटी देके फेंक रहे हैं, यानी इसलिए कुछ वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड की देके फेंक देते हैं, तभी ऑब्जेक्ट कैसे जाएगा, सीधे नीचे जाएगा। मतलब इसका पाथ कैसा रहा, स्ट्रेट लाइन रहा। क्यों स्ट्रेट लाइन रहा, क्योंकि आपने देखा कि वेलोसिटी भी डाउनवर्ड थी और एक्सेलरेशन भी डाउनवर्ड था, मतलब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन सेम थी, इसलिए पाथ कैसा रहा, स्ट्रेट लाइन रहा। अच्छा, तो यहां पे क्या हुआ, अगर वेलोसिटी पैरेलल टू एक्सेलरेशन होगा तब भी कैसा होगा, पाथ क्या होगा, स्ट्रेट लाइन। यहां पे क्या कहने का मतलब है, वेलोसिटी पैरेलल टू एक्सेलरेशन। ये बात तो मैंने लिख दी है, छोड़ो। अब एक केस और है, वेलोसिटी अगर एंटी पैरेलल हो, वेलोसिटी क्या हो, एंटी पैरेलल हो किसके, एक्सेलरेशन को। अगर वेलोसिटी एक्सेलरेशन के एंटी पैरेलल है तब भी पाथ क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। कौन से क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन में तुम्हें मोशन स्ट्रेट लाइन में करवा चुका हूं। कहां करवाया था, जब ऑब्जेक्ट रिवर्स आ रहा था। उस केस में अगर आपने ऑब्जेक्ट के मोशन को सही से एनालिसिस किया होगा तो देख रहे होगे, जब ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी आगे रहती थी, एक्सेलरेशन पीछे रहता था, और एक्सेलरेशन एक टाइम पे जाके क्या करता था, वेलोसिटी को 0 कर देता था और ऑब्जेक्ट को पीछे खींच लाता था। उस केस में आपको क्या देखे थे कि वेलोसिटी एंटी पैरेलल थी किसके, एक्सेलरेशन के, लेकिन इसके बावजूद भी पाथ क्या था, स्ट्रेट लाइन था। वहां पे पैराबोलिक पाथ थोड़ी ना मिला था, जो रिवर्स प्रॉब्लम आपने किया था वहां पे पैराबोलिक पाथ नहीं मिला था, लेकिन वेलोसिटी एंटी पैरेलल थी किसके, एक्सेलरेशन के, या एक्सेलरेशन एंटी पैरेलल था वेलोसिटी की। दोनों बात करेक्ट है। तो ये 3 केस है भाई, कब स्ट्रेट लाइन पाथ मिलने के, जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो यही 3 केस हैं जो हमें स्ट्रेट लाइन पाथ दिला सकते हैं। इसके अलावा जितने भी केस बनेंगे कब, एक्सेलरेशन कांस्टेंट की कंडीशन में, वो सब किस क्या फॉर्म, कौन से पाथ फॉर्म करेंगे, पैराबोलिक पाथ फॉर्म करेंगे। मतलब वो कौन सा मोशन करेंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन करेंगे। मतलब वो कौन सा मोशन करेंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन करेंगे। क्या ये बात तुम्हें क्लियर हुई, इसमें कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बता देना। अदर टीचर से बिल्कुल अलग मैं तुम्हें प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा रहा हूं, शायद ही तुम्हें इस लेवल का प्रोजेक्टाइल मोशन कोई पढ़ाया हो, अगर हो तो वो भी बता देना, ठीक है। बाकी मैं सबसे डिफरेंट तुम्हें पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। तो अब पैराबोलिक पाथ कब तुम्हें मिलेगा भैया, पैराबोलिक अदर जितने भी केसेस होंगे, अदर ऑल केसेस जो भी इसके अलावा केसेस बच रहे हैं उन सब में क्या होगा, पैराबोलिक होगा। क्या, पाथ किसका, ऑब्जेक्ट का। लेकिन कंडीशन एक ध्यान में रखना, एक्सेलरेशन कांस्टेंट वाली। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होगा तो ये सब पे सोचना भी मत। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तब इन बातों को ध्यान रखना। जो मैंने तुम्हें 3 बात पढ़ाई है ना, ये बात तुम्हें समझनी भी नहीं है, क्योंकि ये अगर तुमने मोशन स्ट्रेट लाइन का मेरा लेक्चर शिद्दत से देखा होगा ना तो तुम्हें बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बट अगर तुम इसलिए लेक्चर को देखे हो कि बस मेरे को सिलेबस कवर करना है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है, होप तुम्हें ये चीजें बहुत अच्छे से क्लियर नहीं रही होंगी। बट अब तुम, क्योंकि तुम्हारी एक अप्रोच बन रही, सेकंड चैप्टर पे मूव कर गए हो, तो शायद तुम ज्यादा अच्छे से चीजें
समझ पा रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए यार इतना इरेज करते हैं। फिर अब पैराबोलिक पाथ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं, ऐसा नहीं है। जब जेईई पुराने टाइम पे होता था उस टाइम पे कई सारे ऐसे होते थे 1 मार्क्स 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते थे, आते अब भी हैं। तो उसी में जेईई एडवांस में ऐसा कुछ, पहले तो एडवांस होता नहीं था, जेईई होता था आईआईटी, तो उसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं कुछ। मैं उन सारे क्वेश्चन को आपके सामने पेश करूंगा, पहले इतना नोट कर लेना। होप यार आपने नोट कर लिया होगा इसे। चलिए, क्या है हमारे पास एक क्वेश्चन है, हमें बताना है एक ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट है, उसका एक्सेलरेशन कुछ डाउनवर्ड है, इस ऑब्जेक्ट का मास m है, इसे वेलोसिटी कुछ इधर दी गई है, u वेलोसिटी इनिशियली दी गई है। तो इस ऑब्जेक्ट का पाथ क्या होगा? आपके पास 2-3 एग्जांपल्स हैं, ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर ए कौन सा है पाथ? पैराबोलिक। ऑप्शन नंबर बी सर्किल। ऑप्शन नंबर सी स्ट्रेट लाइन। ऑप्शन नंबर डी इलिप्स। ये 4 ऑप्शन है आपके पास। और ऑप्शन क्या है? एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है, वेलोसिटी कुछ इस तरीके से दी गई है। आपको बताना है कि इसका पाथ स्ट्रेट लाइन होगा, सर्किल होगा, पैराबोलिक होगा या फिर एलिप्टिकल होगा। आपको ये चीजें सोच के बतानी है। तो जैसा मैंने भी आपको पढ़ाया है, अगर उतनी बातें आप ध्यान में रखो, तो मैंने क्या बताया था, स्ट्रेट लाइन पाथ बनने की एक्सेलरेशन कांस्टेंट की कंडीशन में सिर्फ एक बात है, क्या है? क्या? जब क्या होगा, या तो इनिशियल वेलोसिटी 0 हो, या वेलोसिटी पैरेलल टू एक्सेलरेशन हो, या वेलोसिटी एंटी पैरेलल टू एक्सेलरेशन हो। अगर ये 3 बात हैं तो हम कहां पे जाएंगे? स्ट्रेट लाइन के पास जाएंगे। क्या वेलोसिटी पैरेलल है एक्सेलरेशन के? नहीं। इनिशियल वेलोसिटी 0 है? नहीं। एंटी पैरेलल? नहीं। तो स्ट्रेट लाइन तो नहीं होगा, पूछना भी नहीं है। अब जाना है पैराबोलिक के पास और पूछना भैया क्या ये पाथ पैराबोलिक है? तो आपने मैंने बताया था जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो तो केवल 2 पाथ पॉसिबल हैं, एक स्ट्रेट लाइन, एक है पैराबोलिक। तो इन दोनों को तुम ऐसे ही खत्म कर सकते थे, सर्किल और इलिप्स को। बात जा चुकी, एक्सेलरेशन कांस्टेंट दिया है क्वेश्चन में, जाना चाहिए था स्ट्रेट लाइन पॉसिबल नहीं है, तो ऑप्शन क्या होगा? पैराबोला। ये तो हुआ क्वेश्चन तुम्हें करने का अप्रोच। अब समझोगे कैसे भाई? इसे समझोगे कैसे कि पैराबोला पाथ बना है? तो उसे समझो। देखो, क्योंकि ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन इधर है और इसे वेलोसिटी इधर कुछ ऐसे दी गई है, तो ऑब्जेक्ट क्या करेगा? ऑब्जेक्ट कुछ दूर आगे जाएगा, उसके बाद क्या करेगा? एक ट्राई करेगा किसकी डायरेक्शन में आने के लिए? ये ऑब्जेक्ट ट्राई करेगा किस में आने के लिए? एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में आने के लिए। तो पहले ऐसा कुछ जाएगा और फिर क्या करेगा? ऐसा कुछ हो जाएगा। तो ये जो पाथ तुम्हें मिला है भाई, ये कौन सा पाथ है? पैराबोलिक। और यहां पे लिख लेना एक लाइन, यहां पे लिख लेना एक लाइन, पैराबोला फॉर्म सच दैट ऑब्जेक्ट tries to achieve the direction of acceleration. A parabola form such that velocity tries to achieve the direction of acceleration. पैराबोला कब फॉर्म होता है? जब क्या करती है? वेलोसिटी चाहती है किसकी डायरेक्शन में अचीव, किसकी डायरेक्शन अचीव करना? डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। ये 2 बात ध्यान में रखना, क्योंकि यहां पे देखो वेलोसिटी की डायरेक्शन कुछ ऐसी थी, लेकिन वो किसकी डायरेक्शन में जाना चाहिए? एक्सेलरेशन के लिए। एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में जब ये जाना चाहेगी तब क्या होगा? पाथ कैसा हो गया? पैराबोलिक। और ये बात हमेशा ट्रू होगी, कभी ये फॉल्स होगी ही नहीं। पैराबोला फॉर्म सच दैट वेलोसिटी ट्राइज टू अचीव द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। ओके, तो इतना आप नोट कर देना। चलिए यार, आपने इसे नोट कर लिया होगा।
चलिए एक और अच्छा क्वेश्चन है। एक ऑब्जेक्ट है जिसकी वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी i प्लस जे, मतलब 1i प्लस 1j है, एंड इस ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन है 2i प्लस 3j। ठीक है, हमें बताना है डायरेक्शन ऑफ, अरे पाथ ऑफ ऑब्जेक्ट इज, फर्स्ट ऑप्शन ए है स्ट्रेट लाइन, बी है पैराबोला, सी है सर्किल और डी है इलिप्स। ये 4 पाथ है हमारे पास, तो इनमें से कौन सा सही है, आपको सही ऑप्शन पे करेक्ट करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें देखना होगा कि एक्सेलरेशन जो गिवन है वो कैसा है। तो जो हमें गिवन एक्सेलरेशन है वो क्या दिख रहा है, वो हमें कांस्टेंट दिख रहा है। एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या है, 2i प्लस 3j। मतलब अगर एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालोगे, मॉड ऑफ एक्सेलरेशन निकालोगे तो कितना आएगा, 5 के बराबर आएगा, नहीं √13 आएगा। ओके, √13 आएगा। इसका मतलब क्या है, कांस्टेंट है। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो क्या पाथ क्या होंगे, या तो स्ट्रेट लाइन या तो पैराबोला। तो इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं है, वेलोसिटी पैरेलल तो एक्सेलरेशन के नहीं है, वेलोसिटी पैरेलल तो एंटी पैरेलल एक्सेलरेशन के नहीं है, तो स्ट्रेट लाइन पाथ नहीं होगा। पाथ कौन सा होगा, पैराबोला। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा सही, पैराबोलिक पाथ। ठीक है, आगे हम मूव करते हैं, थोड़ी सी और चर्चा करते हैं, प्रूफ देखते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है। अभी तो हमने सीखा कि प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्या है, कंडीशन क्या होती है। अब अगर कोई ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है तो उसके डिफरेंट पैरामीटर्स को हम फाइंड करेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, और इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी से हम देखेंगे क्या वाकई में उसका पाथ पैराबोलिक है। ठीक है, तो मैथमेटिकली अब प्रूव करके देखेंगे कि प्रोजेक्टाइल मोशन का जो पाथ होता है वो पैराबोलिक होता है। ठीक है, और टाइम ऑफ फ्लाइट हम देखेंगे, मैक्सिमम हाइट देखेंगे, डिफरेंट पैरामीटर्स हम फाइंड करेंगे। तो इतना आप इरेज कर नोट कर लो, देन उसके बाद हम आगे मूव करते हैं। तो चलिए, अगर कोई ऑब्जेक्ट को हम मोशन अंडर ग्रेविटी के अंदर फेंके, उसके लिए सबसे पहले हम कुछ एक फ्रेम लेंगे। ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है। ठीक है, और क्योंकि हमारे जो एटमॉस्फेयर में जो ग्रेविटी है, अर्थ पे जो ग्रेविटी है वो डाउनवर्ड है। जी कहाँ लग रहा है, डाउनवर्ड लग रहा है। ठीक है, अब कोई अगर ऑब्जेक्ट हम वर्टिकली अपवर्ड फेंकते हैं, क्या वर्टिकली अपवर्ड विथ वेलोसिटी u, तो ये क्या करेगा, और इस पे एक्सेलरेशन कहाँ निकले लगेगा, डाउनवर्ड नीचे। तो इसका पाथ कैसा हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन। ये तो पैराबोला नहीं फॉर्म करेगा, मतलब इसका मोशन प्रोजेक्टाइल नहीं होगा। अगर हम कोई ऑब्जेक्ट किसी हाइट से ले जाके नीचे u वेलोसिटी से फेंक देते हैं और नीचे ही g है, तो इसका भी पाथ क्या हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन, जो कि आप पढ़ चुके हैं मोशन अंडर ग्रेविटी में। ठीक है, यहां भी पैराबोला नहीं बना। अच्छा, क्या करते हैं, ऊपर ले जाके एक ऑब्जेक्ट को हम ड्रॉप कर देते हैं, मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 दे देते हैं। ठीक है, उस केस में ये ऑब्जेक्ट क्या आएगा, सीधा नीचे चला आएगा। तो इसका पाथ इस केस में भी क्या हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन। लेकिन अब कुछ ऐसी कंडीशन है, अगर हम इस ऑब्जेक्ट के कुछ एंगल पे फेंक दें, अगर इस ऑब्जेक्ट को कुछ एंगल पे फेंक दें, किस पे, कुछ एंगल पे फेंक दें, जैसे सपोज करो हम कुछ एंगल इनिशियली हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पे विथ u वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट को फेंक देते हैं, तो ये ऑब्जेक्ट अब स्ट्रेट लाइन मोशन नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, जरा समझना। क्योंकि देखो इसके पास इनिशियल वेलोसिटी है, g डेफिनेटली है, इस ऑब्जेक्ट के पास इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u है, और एक्सेलरेशन कहाँ है, वर्टिकली डाउनवर्ड है। ठीक है, वर्टिकली डाउनवर्ड, ये g जो है ये हमेशा इस ऑब्जेक्ट पे वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा। तो जो एक्सेलरेशन और इनिशियल वेलोसिटी के बीच में एंगल है 90A और थीटा एंगल से फेंका गया है, तो एंगल बिटवीन इनिशियल वेलोसिटी
एंड एक्सेलरेशन कितना है 90 प्लस थीटा, कितना है 90 प्लस थीटा। तो इस केस में क्या होगा, इस ऑब्जेक्ट का मोशन जो होगा, पाथ जो होगा क्या होगा, पैराबोलिक होगा। ये तो हमने पढ़ के सीखा है। चलिए आज हम प्रूफ लेते हैं यहाँ पे, क्या ये बात वाकई में ट्रू है। अगर ट्रू होगी तो इस ऑब्जेक्ट की जो एक पाथ की इक्वेशन निकल के आएगी कैसा होगी, पैराबोलिक इक्वेशन होगी। ठीक है, जो इस पाथ की, इस ऑब्जेक्ट की पाथ की इक्वेशन निकल के आएगी वो पैराबोलिक होगी। अगर ये बात होती है तो जो हमने अभी तक पढ़ा है बिल्कुल सही पढ़ा है, और अगर ऐसा ना हुआ तो बस जान लेना जो हमने पढ़ा है गलत पढ़ा है। क्योंकि हम जी को कांस्टेंट मानते हैं, ये मत सोचना कि भैया यहाँ पे जी हम कांस्टेंट मान के बहुत लंबी हाइट वाइट के लिए काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है भैया, आगे बढ़े, अब इस चीज को प्रूफ देखते हैं। अच्छा, थोड़ी सी चीजें यहां से हम इरेज कर लेते हैं। ठीक है, और ये एक्सिस थोड़ी सी बड़ी कर लेते हैं। इनिशियल वेलोसिटी u है। अब इस ऑब्जेक्ट का पाथ कैसे होगा, जो हमने पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग तो इसका पाथ पैराबोलिक होगा। कुछ ऐसा पाथ होना चाहिए, जो हमने अभी तक पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग हम बता रहे हैं, पाथ ऐसा होना चाहिए। अगर इसकी इक्वेशन ऐसी आ गई तो हमने जो पढ़ा है, जो समझा है बिल्कुल सही समझा है। लेकिन हम कैसे मानेंगे, इक्वेशन तो निकालना पड़ेगा तभी तो हम मानेंगे। जो हमने अभी तक पढ़ के रखा है भैया बिल्कुल सही बात पढ़ी है। अच्छा, तो इसके लिए देखो, अब क्योंकि ये प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहा है, इसमें एक एक्स एक्सिस है और एक वाई एक्सिस है, और ये ऑब्जेक्ट ऊपर भी जा रहा होगा और आगे भी जा रहा है, इधर भी आ रहा है और ऊपर भी जा रहा है। इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट एक्स में भी मोशन कर रहा है और वाई डायरेक्शन में भी मोशन कर रहा है। और ये बात फैक्ट है, जितने भी प्रोजेक्टाइल मोशन होते हैं उनके पास दो डायरेक्शन में मोशन होते हैं। वो एक्स वाई हो सकता है, वाई जेड हो सकता है, जेड एक्स हो सकता है, कुछ भी हो, लेकिन वो दो डायरेक्शन में मोशन करते हैं जितने भी प्रोजेक्टाइल मोशन होते हैं। इसीलिए जब आप पैराबोलिक इक्वेशन देखते हैं तो वो y = ax² + bx + c के फॉर्म में आती है। यहाँ पे x एक वेरिएबल होता है, y एक वेरिएबल होता है। ठीक है, दोनों एक्सिस पे, और यही वेरिएबल जब आप मोशन में आते हो तो x और y क्या हो जाते हैं, बेसिकली वो डायरेक्शन हो जाती हैं दो। ठीक है, डायरेक्शन हो जाती हैं, दो टाइप की पोजीशन हो, दोनों डायरेक्शन की पोजीशन हो जाती हैं x और y। समझ में आ रहा, कुछ रिलेट कर पा रहे हो। अच्छा, तो अब इस पे थोड़ी सी कहानी करते हैं। तो इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन क्या होगी, जिसे हम ux बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसे हम, ux क्या होगी, u cos थीटा, और uy क्या होगी, u sin थीटा। ये देखो हमेशा यही हो जरूरी नहीं है। अभी कोई हमें थीटा इधर से दे दें तो ux क्या हो जाएगा, u sin थीटा, और uy क्या हो जाएगा, u cos थीटा। तो थीटा कहां से गिवन है, ux और uy उस पर डिपेंड करेगा। ux और uy क्या है, x डायरेक्शन की इनिशियल वेलोसिटी और y डायरेक्शन की इनिशियल वेलोसिटी। अच्छा, ठीक है भैया, अब हम क्या मानते हैं, पाथ निकालना है, हमें पाथ निकालना है। तो हम t टाइम बाद देखते हैं ऑब्जेक्ट कहां पे है, समथिंग यहां कहीं। टी टाइम बाद ये ऑब्जेक्ट कुछ यहां पे आ जाता है, कोई बात नहीं है, टी टाइम बाद। और इस टाइम ये जो डिस्प्लेसमेंट y में करता है उसे हम क्या बोलते थे, डिस्प्लेसमेंट इन y को y बोल देते हैं, और डिस्प्लेसमेंट इन x को x बोल देते हैं। कोई दिक्कत, ये x डायरेक्शन का इतना डिस्प्लेसमेंट जो है उसे हमने x बोल दिया, और y डायरेक्शन का जो डिस्प्लेसमेंट था उसे y बोल दिया। अच्छा, क्योंकि u cos थीटा x डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन है या नहीं, पहले ये बताना। प्रोजेक्टाइल मोशन में x डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन तुम्हें दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। इसका सेंस ये है कि x डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होगी हमेशा कांस्टेंट होगी, कहीं भी चेंज नहीं होगी। पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन में ऑब्जेक्ट यहां पे होगा, x डायरेक्शन में वेलोसिटी u cos थीटा, यहां पे होगा u cos थीटा, यहां पे होगा u cos थीटा, यहां पे भी होगा तो x डायरेक्शन की वेलोसिटी u cos थीटा होगी। क्यों होगी, क्योंकि उस डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, इसलिए वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है। क्योंकि वेलोसिटी चेंज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, एक्सेलरेशन। क्लियर है बात, ये सब पहले पढ़ चुके हैं। अच्छा भैया, तो u cos थीटा और u sin थीटा हो गया। अब x क्या होगा, आफ्टर t टाइम में, t टाइम में x डायरेक्शन में किया गया डिस्प्लेसमेंट x है, तो x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ux इंटू t लिख सकते हैं। हाँ भैया बिल्कुल लिख सकते हैं,
एक काम कर सकते हैं, हाँ भैया। और ui क्या है, ui बेसिकली y क्या है, y डायरेक्शन में किया गया एक्सेलरेशन है, सॉरी डिस्प्लेसमेंट है। तो y को लिखने के लिए हम क्या करेंगे, y, क्योंकि y के डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, इसलिए डिस्प्लेसमेंट y लिखने के लिए हम डायरेक्ट y इंटू टू ui इंटू टू टी नहीं कर पाएंगे, हमें इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करना पड़ेगा। किसका, ui इंटू टी क्यों नहीं लिख पाएंगे, एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन है, इसलिए हम क्या करना पड़ेगा, हमें इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करना पड़ेगा डिस्प्लेसमेंट y डायरेक्शन में लिखने के लिए आफ्टर टी टाइम। तो क्या लिखेंगे, एस वाई इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन, एस इज इक्वल टू ui इंटू टी प्लस हाफ ऑफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर। अच्छा सोच के बताना, हमने यही इक्वेशन की यूज की, देखो क्योंकि हमें बताना है डिस्प्लेसमेंट, और हमें क्या पता है टाइम टी, और हमें क्या पता है इनिशियल वेलोसिटी, और हमें क्या पता है एक्सेलरेशन माइनस जी। इस केस में भैया क्या होगा, एक काम होगा, इसी से तो आएगा इसी इक्वेशन का, क्योंकि इसमें क्या होगा, हमें y निकालना है, ui पता है, t पता है, ay पता है, t पता है, काम खत्म। तो इसी का तो यूज करेंगे। तो हम क्या करेंगे, y इक्वल टू क्या लिखेंगे, ui टाइम t है माइनस हाफ ऑफ एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन क्या है, माइनस g है, gt स्क्वायर। क्लियर है भाई, ये हमारी दूसरी इक्वेशन आ गई। क्योंकि पाथ जो है x और y डायरेक्शन में है, तो हमें इक्वेशन ऑफ पाथ निकालने के लिए किसके में लाना पड़ेगा, y और x वेरिएबल में खेलना पड़ेगा। तो यहां पे t है, इसे एलिमिनेट कराना है, आसान है हमारे लिए। t इक्वल टू क्या करेंगे, x अपान ux कर देंगे। जैसे ही t इक्वल टू x अपान ux करें, जरा ध्यान से देखना पाथ क्या तुम्हें मिल रहा है, y इक्वल टू, ध्यान से देखना, ui बाई ux इंटू ui बाई ux इंटू x माइनस हाफ ऑफ g अपान माइनस हाफ ऑफ, ऐसा करते हैं, g अपान 2 ux का स्क्वायर एक ब्रैकेट में इंटू एक्स स्क्वायर। ये क्या हो गई बेसिकली हमारी, ये बेसिकली हो गई हमारी इक्वेशन ऑफ पाथ, इक्वेशन ऑफ पाथ। और जो हम कॉन्सेप्ट से सीखे थे, क्या सीखे थे कि अगर वेलोसिटी क्या होगी, इनिशियली जीरो हो या एंटी पैरेलल हो या पैरेलल हो, इन्हीं तीन केस के अलावा सारे केस में क्या होगा, पाथ कैसा बनेगा, पैराबोलिक। यहां पे क्या था, ये तीन केस वैलिड थे, नहीं थे भैया, क्योंकि यहां पे वेलोसिटी जो थी, अगर u को लिखना चाहे क्या थी, ux i कैप और प्लस uy j कैप में थी, ठीक है। और एक्सेलरेशन तुम्हारा क्या था, माइनस जी जे कैप में था। इसलिए ये दोनों क्या एक पैरेलल थे या एंटी पैरेलल थे, नहीं थे भैया। इसलिए ये पाथ कैसा होगा, ये पाथ हम पैराबोलिक जान रहे थे अपने अप्रोच से, लेकिन अब प्रूफ हमने देखा तो जो y और x में हमें इक्वेशन मिली, कैसे मिली, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिली। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे रिप्रेजेंट की, पैराबोलिक को। और ये पैराबोला खास टाइप का है, क्योंकि यहाँ पे y इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c में अगर a क्या होगा, निगेटिव होता था, तो पैराबोला कैसा बनता था, डाउनवर्ड बनता था। तो पैराबोला कैसा बनता था, डाउनवर्ड बनता था। जरा यहां पे गौर फरमाना, y इक्वल टू ax स्क्वायर g अपॉन 2x स्क्वायर के सामने क्या है, माइनस है। अगर ये माइनस है तो ये पैराबोला कैसा बना, कैसा बना है पैराबोला, डाउनवर्ड बना। तो यहां से हम सारी बातें क्या कर पा रहे हैं, प्रूव कर पा रहे थे कि जो चीजें मैंने अभी तक पढ़ी है बिल्कुल सही है, उसमें कोई डाउट नहीं है, वो बिल्कुल फैक्ट चीजें पढ़ी हैं। उनमें हम मैथमेटिकल प्रूफ दे सकते हैं, थ्योरेटिकल प्रूफ दे सकते हैं, और अप्रोच कॉन्सेप्चुअल प्रूफ भी दे सकते हैं। जिस तरीके से हमें समझ में आए उस तरीके से हम समझ सकते हैं, ठीक है। होप यार इस तरीके से इस चीज को तुम्हें शायद ही किसी ने समझाया हो, ठीक है। मैंने भी कुछ यूनिक ट्राई किया है तुम्हें समझाने के लिए। अब यार इसी जो इक्वेशन ऑफ पाथ आई है ना, प्रोजेक्टाइल मोशन में जो इक्वेशन ऑफ पाथ होती है ऑब्जेक्ट की, उसी को क्या बोलते हैं, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। इक्वेशन ऑफ पाथ को ही क्या बोलते हैं, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी बोलते हैं। और एक टर्म आपने सुना होगा अगर 11 पढ़ चुके हो तो,
या 11th पढ़ रहे हो, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी पढ़े होंगे। अब इसका स्टैंडर्ड फॉर्म तुमने देखा होगा। स्टैंडर्ड फॉर्म जनरेट करना है तो यू एक्स की जगह पे यू कॉस थीटा, यू वाई की जगह पे यू साइन थीटा जैसे ही पुट करोगे तो यहां पे क्या बनेगा, यू साइन थीटा अपॉन यू कॉस थीटा, यू यू कैंसिल, क्या हो जाएगा tan थीटा। तो y इक्वल्स टू कहां लिखते हैं हम, यहां पे लिख देते हैं y इक्वल्स टू x tan थीटा आ जाएगा। हाँ भैया बिल्कुल सही, माइनस यहां पे g रहेगा x स्क्वायर, gx स्क्वायर अपान 2 u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, यहां पे ux की वैल्यू पुट कर दोगे तो ये क्या होगी, हमें अपने बुक में एक स्टैंडर्ड इक्वेशन दिखती है, ठीक है। यही तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। इसे और सिंपलेस्ट फॉर्म में पढ़ेंगे अभी जस्ट कुछ टाइम के बाद, जैसे ही हम रेंज पढ़ लेंगे इसे और सिंपल करके तुम्हें दिखाएंगे, ठीक है। क्योंकि हमें समझाना था भैया हम प्रोजेक्टाइल मोशन जो कर पढ़ रहे हैं बिल्कुल सही बात है, उसमें कुछ गलत नहीं है, ठीक है। तो होप यार इतनी बात तुम्हें समझ में आई होगी, और मजा आ रहा है तो कमेंट बॉक्स जरूर बताना। अब यार प्रोजेक्टाइल मोशन के कुछ हम और टर्म डिफाइन करेंगे, फाइंड करेंगे। अब पहला टर्म जो हम फाइंड करने जा रहे हैं वो क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या हो, टाइम ऑफ फ्लाइट। जरा समझना है टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है। अब ये बात समझ में आ गई, इस ऑब्जेक्ट का मोशन प्रोजेक्टाइल है, इसमें अब कोई डाउट नहीं रहेगा, प्रूफ करके बात देख ली। अब क्योंकि प्रोजेक्टाइल मोशन है, अब किसी ने कहा भैया बताओ कितना टाइम लेगा प्रोजेक्टाइल मोशन, कोई ऑब्जेक्ट यू वेलोसिटी से थीटा एंगल में फेंक दिया जाता है, कितना टाइम लेगा, ड्यूरेशन लेगा ये दोबारा जमीन पे हिट करने के लिए। तो ये जो दोबारा जमीन पे हिट किया यहां से फेंकने के बाद जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड जो टाइम इंटरवल लगा उसे हम क्या बोलते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो उसे हम कैसे फाइंड करेंगे, तो इस टाइम ऑफ फ्लाइट को हम टी से रिप्रेजेंट कर देते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट। इसे हम क्या किससे रिप्रेजेंट करते हैं, टी से, कैपिटल टी। अब इसे कैसे निकालेंगे, देखो अब इसके लिए थोड़ा सा सोचो, क्योंकि इनिशियली अब ये सब चीज हम इरेज कर देते हैं क्योंकि इनकी हमें अब ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जब ज़रूरत पड़ेगी तो फिर देखेंगे, अभी कुछ नहीं है। अब इनिशियली जब हमें दिया गया है तो क्या डेटा दी है, इनिशियली यू वेलोसिटी गिवन है हमें और थीटा एंगल गिवन है, ठीक है। अब लेकिन जब ऑब्जेक्ट दोबारा जस्ट बिफोर द हिटिंग द ग्राउंड जो ऑब्जेक्ट होगा उसका दो डायरेक्शन में मोशन हो रहा होगा, एक एक्स और एक वाई। लेकिन टाइम एक ऐसी क्वांटिटी है, मैं इसलिए बता चुका हूं, टाइम इज इंडिपेंडेंट ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। वो एक्स के लिए जो होगा वही वाई के लिए होगा। तो एक्स में टाइम ऑफ फ्लाइट निकालो या वाई में टाइम ऑफ फ्लाइट निकालो, दोनों बात एक है। क्योंकि एक्स में हम टाइम ऑफ फ्लाइट नहीं निकाल सकते। कैसे नहीं निकाल सकते, क्योंकि हमें ये डिस्प्लेसमेंट एक्स में कितना किया ये नहीं पता है, लेकिन वाई डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ ये मेरे को पता है। कैसे भैया, देखो जितना ये ऊपर गया उतना ही तो नीचे आ गया, तो नेट डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन एस वाई इन नेट, एस वाई नेट क्या होगा, जीरो होगा। नेट डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन जीरो होगा। अच्छा, और हमें एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन पता है, माइनस जी। इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन यू वाई यू साइन थीटा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना कौन सा रॉकेट साइंस है, क्या यूज करें, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर दो, एस वाई इक्वल टू यू वाई टी माइनस हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। ए गया जीरो, ठीक है, तो एक टी से टी मर जाएगा, एक टाइम ऑफ फ्लाइट क्या आ जाएगा, 2u बाई जी। इसे लर्न करना होगा तो हमें ऐसे याद करेंगे, और यहाँ पे ui की वैल्यू क्योंकि u साइन थीटा है तो t इक्वल टू 2u साइन थीटा बाई जी। और ये चीजें लर्न ना करनी पड़े तुम्हें, तभी जान लो तुम एक अच्छे स्टूडेंट हो। ये हमेशा कोई बोले टाइम ऑफ फ्लाइट निकालो, जितना देर में बोल रहा है टाइम ऑफ फ्लाइट निकालो उतने देर में तुम इसे ड्राइव करके खट्टे से आंसर कर दो। इस लेवल की कैलकुलेशन बना लेगे ना तो ये तुम्हारे हाथ से जाने वाला नहीं है। ओके, क्लियर है, टाइम ऑफ फ्लाइट तुम्हें मिल गया। अब रेंज की बात कर लेते हैं। भैया रेंज क्या है, भाई ये डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन। अच्छा भैया, डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन को ही रेंज बोलते हैं? डेफिनेटली यार, प्रोजेक्टाइल मोशन में जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट होता है उसी को हम रेंज बोलते हैं। अब एक्स हो सकता है हॉरिजॉन्टल हो या वाई हॉरिजॉन्टल हो, आई डोंट नो, बट जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट होगा उसी को हम रेंज बोलेंगे।
क्लियर है? अच्छा, तो रेंज अब कैलकुलेट कर लेते हैं। रेंज, इसे हम कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ए है किस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में, तो ये किसके बराबर होगा, यू एक्स इंटू टाइम टी। टी कौन सा होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट वाला, क्योंकि टाइम ऑफ फ्लाइट टी टाइम में जितना एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट करेगा वही तो रेंज होगा डेफिनेटली। तो यू एक्स क्या होता है, यू कॉस थीटा, और टाइम ऑफ फ्लाइट टू यू साइन थीटा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यू स्क्वायर टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई जी। ये किसके बराबर है, आर के। तो आर इक्वल टू क्या आ जाएगा, यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी। क्लियर है भाई? क्लियर है? इसमें कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो, इसमें कोई डाउट हो तो तुम पूछ सकते हो। आगे बढ़े, आगे मूव करें, रेंज भी आ गई। अब हम थोड़ा सा इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी को आपके बुक के फॉर्मेट में कन्वर्ट करके दिखा दें, नहीं तो आप अफसोस जताओगे कि भैया आप तो ऐसा तो बताया ही नहीं जो हमारी बुक में लिखा है, आप एक गलत गलत कहाँ से पढ़ा रहे हैं ऐसा। तो चलो इसको भी सही करके दिखा देते हैं तुम्हें। वैसे पेपर सही है, थोड़ा और कैलकुलेशन उसमें ऐड कर देनी। तो जो हमारी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी है क्या है, y इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस एक्स स्क्वायर अपान, इसमें हम साइन थीटा से मल्टीप्लाई साइन थीटा से डिवाइड कर सकते हैं डेफिनेटली, साइन थीटा, और यहाँ पे क्या करेंगे, टू यू स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा। ऐसा कर सकते हैं, कॉस को कॉस इंटू कॉस में लिख सकते हैं, जी को लाके हम और नीचे रख देंगे। तो जरा सा ध्यान में देना, ये क्या है, इतना टर्म, इतना टर्म पे गौर फरमाना, इतने टर्म पे गौर फरमाओगे तो ये क्या है, ये बेसिकली रेंज है। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, एक्स को कॉमन कर लें और साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा। तो वाई इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस एक्स स्क्वायर बाई आर टेन थीटा। अब एक्स टेन थीटा इसमें से कॉमन करें तो वाई इक्वल टू एक्स टेन थीटा वन माइनस एक्स बाई आर। ये तुम्हारे बुक में दिख रहा होगा, ठीक है। इसका अच्छे अच्छे क्वेश्चन में काफ़ी ज़्यादा यूज है, जो आगे भी हम करके दिखाएंगे तुम्हें। ऐसा नहीं है अनवर्थेड इक्वेशन है, बट ना भी पता हो, अप्रोच पता है तो कोई ज़रूरत नहीं है। काइनेमैटिक्स मैंने कहा कि तुम्हें रटने की ज़रूरत नहीं है, अप्रोच पता होनी चाहिए। अगर तुम अप्रोच को जान के बैठे हो, हर टॉपिक की तुम्हें क्वेश्चन की अप्रोच पता है, भाई इससे कैसे डील करना है, तो बस इससे ज़्यादा और कुछ है नहीं इसमें, ठीक है। अगर रटोगे इन चीज़ों को तो मैं फिर कह रहा हूँ आगे बहुत बड़ी लड़ाई है, कितना देर तक तुम रट पाओगे। तो चलो इसे नोट कर लें। तो यार अब आप लोगों ने इसे नोट कर लिया होगा, अब चर्चा कर लेते हैं मैक्सिमम हाइट की। मैक्सिमम हाइट, अब मैक्सिमम हाइट ऑब्जेक्ट की कब मिल रही है, देखो पहली चीज तो एक्स डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है, तो एट मैक्सिमम हाइट एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी क्या होगी, सेम होगी, यू कॉस थीटा, ठीक है। लेकिन वाई डायरेक्शन में क्योंकि वेलोसिटी इनिशियली ऊपर की तरफ है और एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, तो रिटार्डेशन होगा। और रिटार्डेशन कब तक होगा, जब तक ये मैक्सिमम हाइट पे पहुंच नहीं जाएगा। और एट मैक्सिमम हाइट वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन, वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन वी वाई इक्वल टू 0। तो मैक्सिमम हाइट हमें कब अचीव होगी, मैक्सिमम हाइट, इसे हम एच मैक्स से रिप्रेजेंट करेंगे, और ये हमें कब मिलेगी, एट मैक्सिमम हाइट, ध्यान देना इस लाइन को, एट मैक्सिमम हाइट वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन शुड बी 0। अगर हमें मैक्सिमम हाइट बताना है तो वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन वहां पे 0 होनी चाहिए,
ठीक है, ये काम होगा तभी हम वहां पे मैक्सिमम हाइट, तो ये जो हाइट होगी वाई डायरेक्शन का जो डिस्प्लेसमेंट होगा इसी को हम क्या बोल देंगे, एच मैक्स बोल देंगे। ठीक है, तो इसे कैसे निकालेंगे, फाइनली हमें पता है वी वाई फाइनल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन 0, यू वाई यू कॉस थीटा, और क्या में एच मैक्स हमें निकालना है, ए इक्वल टू माइनस डी है। तीन चीजें हमें पता है तो हम थर्ड इक्वेशन लगा के एच मैक्स निकाल देंगे। तो क्या होगा, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, फाइनल वेलोसिटी 0 है, यू इक्वल टू यू साइन थीटा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपान 2g इक्वल टू एच मैक्स की। अच्छा भाई, अगर हमें रटना है, पहली चीज रटना ना, अगर रटना, अगर तुम नीट के स्टूडेंट हो और तुम रटना चाहते हो तो इसे कैसे रटोगे, यू वाई का स्क्वायर अपान 2ay, इस तरीके से इसे रटोगे। ठीक है, अगर रटना है तो, वैसे रटना मत, अगर तुम जेई के स्टूडेंट हो ना तो एक काम भूल से भी ये गलती मत करना। क्लियर है इतनी बात। अब एच मैक्स हमने समझ लिया, रेंज समझ लिया, टाइम ऑफ फ्लाइट, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, प्रोजेक्टाइल मोशन, इतने टॉपिक समझने के बाद अब थोड़े से हम इस पे अच्छे अच्छे क्वेश्चन कर लें, एक दो जो शायद तुम्हें यूनिक लग रहे होंगे, जो शायद ही तुम किए हो। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है, अगर आपसे पूछ ले कि बताओ भैया इस प्रोजेक्टाइल मोशन के ड्यूरेशन में जो ऑब्जेक्ट की, इस मोशन के ड्यूरेशन में जो ऑब्जेक्ट की एवरेज वेलोसिटी थी वो क्या होगी हुई, ड्यूरेशन ऑफ मोशन एवरेज वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, क्या बताओगे, क्या बताओगे। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, सबसे पहले हम एक्स डायरेक्शन की एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे, फिर वाई डायरेक्शन की, फिर उन्हें ऐड करेंगे। और एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो एक्स का डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, वाई का डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, उसका वेक्टर समेशन टोटल एवरेज वेलोसिटी इन ड्यूरेशन ऑफ द प्रोजेक्टाइल मोशन हम निकालेंगे। तो चलिए इतना नोट कीजिए, फिर उसे हम कैलकुलेट करके तुम्हें सिखाते हैं। तो होप यार आप इसे नोट कर लिए होंगे। काफी गंदा बन चुका है यार। तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग द प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है भाई, अच्छा तो हमें वी एवरेज निकालना है, वी एवरेज इसे कैसे निकालेंगे, सबसे हम पहले हम वी एक्स एवरेज निकालेंगे, एक्स डायरेक्शन की एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे और उसे आई कैप के साथ लिखेंगे, और फिर क्या करेंगे, वाई डायरेक्शन की एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे, वी एवरेज इन वाई डायरेक्शन, वी वाई एवरेज, या गलत कर दिए भाई, वी एवरेज इन एक्स डायरेक्शन और फिर वी एवरेज इन वाई डायरेक्शन जे कैप के साथ। तो दोनों डायरेक्शन की अब हम एवरेज वेलोसिटी पहले निकालते हैं। तो वाई डायरेक्शन की क्या आएगी, वी एवरेज इन वाई डायरेक्शन। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन क्या होता है ड्यूरिंग द प्रोजेक्टाइल मोशन, 0 अपॉन टोटल टाइम कितना लगता है, टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर टी, ये क्या आ जाएगी 0। तो एवरेज वेलोसिटी किस डायरेक्शन की, इन वाई डायरेक्शन, क्या आ गई 0। तो वी ए भी जे इन वाई डायरेक्शन क्या आ गई 0। अब एक्स डायरेक्शन पे चर्चा कर लेते हैं। वी एवरेज इन एक्स डायरेक्शन, टोटल डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन किसके बराबर होगा, रेंज के, और रेंज किसके बराबर होती है यू एक्स इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट के, अपॉन टोटल टाइम कितना लगेगा इस डिस्प्लेसमेंट को कवर करने में, टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर। तो टी टी कैंसिल हो जाएगा और वी एवरेज कितना किसके बराबर आ जाएगा, यू एक्स के आ जाएगा। तो यहां से हम क्या लिखेंगे, वी एवरेज जो हमसे पूछा गया है वो किसके बराबर होगा, यू एक्स आई कैप प्लस 0। तो हमें क्या मिल जाएगा, यू एक्स किसके बराबर होगा, तो वी एवरेज का जो मैग्नीट्यूड हमें मिलेगा वो किसके बराबर होगा, वो हमें मिल जाएगा यू कॉस थीटा के बराबर। और इसको डायरेक्शन है भाई, यू कॉस थीटा आई कैप लिख सकते हैं। तो एक अच्छा क्वेश्चन है, तुमसे पूछ सकता है
एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग द प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, अब ऐसे ही और तुमसे क्वेश्चन बन सकते हैं। क्या? पोजीशन किसी रैंडम टाइम टी पे बता दो, ऑब्जेक्ट की पोजीशन किसी रैंडम टाइम टी पे, या द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट आफ्टर टाइम टी इन प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, तो इतना नोट करो, फिर आगे हम थोड़ा सा उस चीज को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो यार आपने इस चीज को शायद नोट कर लिया, इस चीज को थोड़ा ध्यान से देखना जो मैं आप समझाने जा रहा हूं तुम्हें। ठीक है, थोड़ी कंसंट्रेशन की जरूरत है, तो थोड़ा कंसंट्रेट हो जाना। अब हम क्या बताएंगे, किसी टाइम टी, आफ्टर टाइम टी के बाद किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है। पोजीशन मतलब वो एक्स डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट कर चुका है और वाई डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट कर चुका है, यही पोजीशन है। तो हमारा क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन ये है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट आफ्टर टाइम टी इन प्रोजेक्टाइल मोशन या ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, तो हम मानते हैं आफ्टर टी के बाद, टी टाइम के बाद ऑब्जेक्ट कुछ यहां पे पहुंचेगा, यहां पे टी टाइम बाद पहुंच जाता है, तो इसकी जो पोजीशन होगी कुछ एक्स में होगी। ठीक है, उसे हम क्या बोल देते हैं? आर एक्स बोल देते हैं। और इसकी सॉरी वाई में होगी, उसे हम आर वाई बोल देते हैं। और इसका कुछ डिस्प्लेसमेंट एक्स में होगा, उसे हम आर एक्स बोल देते हैं। तो जो पोजीशन होगी आफ्टर टाइम टी वो क्या होगी? आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई जे कैप। पोजीशन इन एक्स डायरेक्शन आफ्टर टाइम टी निकालना है, तो आर एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? यू एक्स इंटू टी, टी टाइम बाद मेरे से पूछा था। और पोजीशन इन वाई, आर वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा आफ्टर टी टाइम बाद? यू वाई इंटू टी माइनस हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर, क्योंकि टी टाइम बाद ए वाई डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट करेगा? आर वाई, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन से। ठीक है, इन वाई डायरेक्शन। एक काम मैं कर चुका हूं, इसलिए डायरेक्टली यहां तुम्हें बता देता हूं। तो जो पोजीशन मिलेगी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आफ्टर टाइम टी जो मिलेगी ऑब्जेक्ट की, क्या मिलेगी? यू एक्स टी आई कैप प्लस यू वाई टी माइनस हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर जे कैप। अब यू एक्स यू वाई की वैल्यू यू कॉस थीटा यू साइन थीटा लिख देना, आपको ये वैल्यू अच्छे से मिल जाएंगी। तो ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन तुम्हें मिल सकते हैं, या ना भी मिले तब भी इस टाइप के क्वेश्चन की तुम्हें अप्रोच पता होनी चाहिए। और ये अप्रोच कुछ भी नहीं, तुमने अगर प्रोजेक्टाइल मोशन समझ रखा है ना, तो ये क्वेश्चन है नहीं, ये तो सिर्फ एक टाइप की कॉन्सेप्ट है जो तुमसे इधर उधर करके वही क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं, और कुछ भी नहीं है इसमें। ओके, अब अगर आपको पूछ ले वेलोसिटी आफ्टर टी टाइम के बाद, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी आफ्टर टी टाइम बाद पूछ ले, तो क्या करोगे? इसी में क्वेश्चन कर लेते हैं, वेलोसिटी ऑफ एंड। ठीक है, इसलिए नोट कर लेना, और फिर क्वेश्चन को मैं चेंज कर दूंगा, यहां पे लिख लेना वेलोसिटी। ठीक है, उसका भी अप्रोच कुछ ऐसा ही होगा। वेलोसिटी इन टी, ये क्या होगा? वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन आई कैप प्लस वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन जे कैप। ठीक है, एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी आफ्टर टी टाइम बाद क्या होगी? जो पहले थी, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नहीं है, तो एक्सेलरेशन वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन आफ्टर टाइम टी क्या होगी? यू एक्स होगी। वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन आफ्टर टाइम टी क्या होगी? यू वाई टी माइनस जी टी, भी बराबर यू प्लस ए टी। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से मैंने फाइनल वेलोसिटी आफ्टर टी टाइम इन वाई डायरेक्शन कैलकुलेट की है, इसे लाके यहां पे रख देंगे, तो वेलोसिटी जो मिलेगी आफ्टर टाइम टी क्या मिल जाएगी? यू एक्स आई कैफ प्लस यू वाई टी माइनस जी टी जे कैप। ठीक है, अब इसे हम चाहें तो यू एक्स और यू आई की वैल्यू लिख लेते हैं। अब कोई तुमसे क्या कर पूछ ले, स्पीड के बारे में पूछ ले,
स्पीड बताओ भैया, इस वेलोसिटी की आफ्टर टी किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी प्रोजेक्टाइल मोशन जो कर रहा है उसकी स्पीड पूछ ले तुमसे, स्पीड। तो स्पीड कैसे निकालोगे? स्पीड क्या होता है? मॉड ऑफ वेलोसिटी होता है, इस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कर लेना, अंडर रूट में यूएक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट में यूआईटी माइनस जीटी का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा? स्पीड के बराबर हो जाएगा। अच्छा आपसे डिस्टेंस पूछ ले तो कैसे निकालोगे? टी टाइम बाद ये ऑब्जेक्ट कितनी डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या है? एक्चुअल पाथ लेंथ, ए डिस्टेंस पूछ ले तो क्या करोगे बताओ? उसके लिए हमने बताया था डिस्टेंस निकालने के लिए मॉड वीडीटी का यूज करेंगे। हम सबसे पहले क्या निकालेंगे? वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जो कि स्पीड के बराबर होगा, और फिर डिस्टेंस के लिए हम यूज करेंगे क्या? मॉड वीडीटी, ये इंटीग्रेशन यूज करेंगे। ठीक है, चीजें क्लियर हो रही हैं? कुछ लोगों को तो ऊपर से जा रही होंगी जो पहले लेक्चर नहीं पढ़ रखे, उनके सारी चीजें सर से ऊपर से निकल रही होंगी, लेकिन जिन्होंने लेक्चर्स पहले देख रखे हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन के, उन्हें चीजें पढ़ने में मजा आ रहा है कि हाँ भैया ऐसा हो ऐसा है। ओके, तो यार आज के लेक्चर में बस इतना ही, आज इससे ज्यादा हम नहीं जाएंगे क्योंकि मेरे ख्याल से यार इतना काफी ज्यादा सारे कॉन्सेप्ट हो गए हैं आज आपके लिए। और प्रैक्टिस सीट तुम्हें मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसे प्रैक्टिस कर लेना अगर इससे रिलेटेड टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, और वैसे हैं सीट में तुम्हें क्वेश्चन मिलेंगे इस टॉपिक से रिलेटेड, अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे, तो प्रैक्टिस जबरदस्त वाली कर देना। नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन अच्छे अच्छे करेंगे, और देन उसके बाद हम मूव करेंगे प्रोजेक्टाइल फ्रॉम अ हाइट, किसी हाइट से प्रोजेक्टाइल। अभी देखो हम सारी प्रोजेक्टाइल कहां से फेंक रहे हैं? ग्राउंड से। फिर यही चीज हम हाइट से किसी हाइट एच पे जाके यही काम करेंगे, तब देखेंगे क्या कहानी होगी। तो अगला लेक्चर काफी मजेदार होने वाला है। देन उसके बाद हम मूव करेंगे किस टॉपिक पे? इंक्लाइंड सरफेस पे। सरफेस इज इंक्लाइंड है, अब प्रोजेक्टाइल करवानी है। ठीक है, ये सारी चीजें देखेंगे, तुम्हें मजा बहुत आएगा। तो यार तब तक के लिए चलेंगे, रिस्पांस अच्छा करिए यार, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, सी या, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।